गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम द्विबीजपत्री स्तंभों में पाई जाने वाली प्राथमिक असंगत आंतरिक संरचना के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि द्विबीजपत्री स्तंभों में 8 प्रकार की प्राथमिक असंगत आंतरिक संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें से हमने पहला प्रकार बिखरे हुए संवहनपूर्ण स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम प्राथमिक असंगत आंतरिक संरचना का दूसरा प्रकार वल्कुटीय पूल कॉर्टिकल बंडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ द्विबीजपत्री स्तंभों में सामान्य पूलों की वलय के अतिरिक्त कुछ संवहन पूल वल्कुट में भी उपस्थित होते हैं। चूँकि ये पूल वल्कुट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें वल्कुटी पूल या कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। एक और मैं थोड़ा सा फिर से एक द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना हम देखेंगे। ये देखिए, सूरजमुखी के तने की आंतरिक संरचना है, जिसमें देखिए वेस्कुलर बंडल्स जो है वो इसके अंदर या आंतरिक भाग में स्थित है। यहाँ वेस्कुलर बंडल्स एक वलय में स्थित है। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है उसमें कोई वेस्कुलर बंडल नहीं है। तो साधारणतया द्विबीजपत्री स्तंभों के कॉर्टेक्स में कोई वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। स्तंभ के आंतरिक भाग में यानी परिरंभ के अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल्स एक वलय के रूप में स्थित होते हैं। लेकिन कुछ पादपों में असंगत संरचनाओं के उत्पन्न हो जाने के कारण उनके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी वेस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं, और कॉर्टेक्स वाले भाग में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स को कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल निक्टेंथस, केजुरैना, कैलिकैंथस, लाइमोनियम आदि पादपों में पाए जाते हैं। यहाँ हम देखिए निक्टेंथस और केजुरैना के स्तंभों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे और उसमें पाई जाने वाली असामान्यताओं के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए निक्टेंथस के तने में पाए जाने वाले कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है वो निक्टेंथस के तने के टीएस का आउटलाइन डायग्राम है। देखिए, निक्टेंथस जो है उसका पूरा नाम होता है निक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस, जिसे हरसिंगार भी कहा जाता है। निक्टेंथस बगीचों में उगाई जाने वाला एक शोभाकारी छोटा झाड़ है। निक्टेंथस कुल वर्बिनेसी का पादप है। इसे लोकप्रिय रूप से हरसिंगार भी कहा जाता है। इसका स्तंभ चौकोर, इसके स्तंभ की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, बाहर से अपन इसको देखेंगे तो इसका स्तंभ हमें चौकोर दिखाई देगा, यानी चौकोर होता है इनका स्तंभ। इसकी पत्तियां सरल, सम्मुख और चर्मिल होती है। पुष्प गंध युक्त होते हैं, श्वेत, लेकिन दलपुंजों का आधारीय नलिकीय भाग सिंदूरी रंग का होता है। देखिए, दलपुंज जो है वो श्वेत रंग के होंगे, लेकिन दलपुंजों का जो आधारीय भाग है जो एक नली के रूप में उपस्थित होता है वो सिंदूरी रंग का होता है, और इसी के आधार पर हम इस पादप को पहचान सकते हैं। तो पहला तो इसका पहचान का करेक्टर हो गया कि इसका स्तंभ जो है वो चौकोर होता है, और दूसरा है इसके जो दल है वो श्वेत होते हैं, लेकिन दलों का आधारीय नलिकीय जो भाग होता है वो सिंदूरी रंग का होता है। प्रातःकाल झाड़ी के नीचे झड़े हुए पुष्पों की आकर्षक चादर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्तंभ की आंतरिक संरचना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्तंभ जो है वो बाहर से अपने को चौकोर दिखाई देखा, तो इसके स्तंभ की टीएस है वो भी हमें वर्गाकार या चौकोर दिखाई देती है, और उसमें 4 कोण दिखते हैं। स्तंभ की आंतरिक संरचना में देखिए सबसे बाहर की ओर पाया जाता है एपिडर्मिस या अधिचर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस पर उपस्थित है। यह स्तंभ की एक स्तरीय मोटी बाह्यतम परत होती है। इसकी कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती है, एक दूसरे से सटी हुई होती है, और ये कोशिकाएं मृदुत होती है। अधिचर्म के बाहर कई बहुकोशिकीय एक पंक्तिक रोम पाए जाते हैं, और
अधिचर्म पर क्यूटिकल की भी एक स्पष्ट परत उपस्थित होती है। डायग्राम में आप आसानी से इसकी एपिडर्मिस को पहचान सकते हो, जिस पर एपिडर्मल हेयर भी प्रेजेंट है और क्यूटिकल भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ होता है वल्कुट या कॉर्टेक्स। वल्कुट यहाँ 3 भागों में विभक्त होता है। सबसे बाहर की ओर सबसे बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस या अधश्चर्म, ये देखिए हाइपोडर्मिस। निक्टेन्थस में देखो हाइपोडर्मिस स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं से निर्मित होती है। यह 6 से 7 परत मोटी निरंतर परत होती है। प्राय क्या होता है इसके जहाँ जहाँ कोण, मैंने भी बताया कि ये अपने को वर्गाकार दिखाई देता है, कोणीय दिखाई देता है, तो जहाँ जहाँ कोण होते हैं वहाँ पर ये स्थूल कोणों तक की जो परत है वो मोटी होती है, और जो भाग ऐसे बोल सकते हैं यदि अपन कि जो उभरा हुआ भाग होता है जहाँ कोण होते हैं वहाँ हाइपोडर्मिस ज़्यादा मोटी होती है, और जो अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है वहाँ हाइपोडर्मिस थोड़ी पतली होती है। आप आउटलाइन डायग्राम में देखिए, इसमें बिल्कुल देखिए 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। ये वर्गाकार अपने को यहाँ पे इसका तना जो है वो वर्गाकार दिखाई दे रहा है। इसमें 4 कोण है। चारों कोणों पर जहाँ जहाँ कोणों पर उभरा हुआ भाग है वहाँ हाइपोडर्मिस मोटी होती है, और जो धंसा हुआ भाग है वहाँ हाइपोडर्मिस बिल्कुल पतली होती है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ जो जनरल कॉर्टेक्स होता है वो होता है, यहाँ जनरल कॉर्टेक्स मृदुत कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और यह कई स्तरीय मोटा होता है। इसके बाद में हम देखेंगे वल्कुटीय पूल, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स, जो इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में उपस्थित होते हैं। यहाँ आप देखिए इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें चारों कोनों पर वेस्कुलर बंडल स्थित है। अर्थात जनरली क्या होता है, जो केंद्रीय भाग होता है वहीं पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, लेकिन असंगत आंतरिक संरचना के कारण निक्टेन्थस के तने में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें 4 वेस्कुलर बंडल इसके चारों कोणों पर स्थित होते हैं। तो चारों कोणों पर हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ मृदुत वल्कुट में एक एक वेस्कुलर बंडल स्थित होता है। कॉर्टेक्स में इनकी उपस्थिति के कारण इनको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है, या वल्कुटीय सेवन पूल भी इनको कहा जाता है। तो इसमें एक बात तो ये होगी कि ये वेस्कुलर बंडल्स जो है वो कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं, इसलिए इनको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है कि ये वेस्कुलर बंडल प्रतिलोमी रूप से अभिविन्यासित होते हैं, इन्वर्सली ओरिएंटेड होते हैं। जनरली क्या होता है वेस्कुलर बंडल्स में कि बाहर जाइलम जो है वो केंद्र की ओर स्थित होता है, और फ्लोएम बाहर की ओर स्थित या परिधि की ओर स्थित होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि साधारणतया स्तंभों में वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनका जाइलम वाला पार्ट पिथिया मज्जा की ओर स्थित होता है, और फ्लोएम वाला पार्ट बाहर परिधि की ओर स्थित होता है। लेकिन निक्टेन्थस में जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स है वो प्रतिलोमी रूप से अभिविन्यासित होते हैं, अर्थात इनमें देखिए जाइलम जो है वो बाहर की ओर है और फ्लोएम जो है वो अंदर की ओर स्थित है। प्रत्येक कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल में आप देख सकते हो बाहर वाला जो लाइन वाला पार्ट है वो इनका जाइलम है, और अंदर जो डॉट डॉट वाला पार्ट दिखाया गया है वो फ्लोएम है। यानी जाइलम बाहर की ओर है और फ्लोएम अंदर की ओर है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स संयुक्त, समपार्श्विक, बाह्य आदि दारुक तथा वृद्धि प्रकार के होते हैं। यहाँ एक बात देखना आप कि जो सामान्य वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अंत्य आदि दारुक होते हैं, अर्थात उनमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। लेकिन जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स है वो बाह्य आदि दारुक अर्थात एक्जार्क प्रकार के हैं। इनमें जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है वो परिधि की ओर स्थित होता है, और मेटाजाइलम वाला पार्ट है वो केंद्र की ओर स्थित होता है। देखिए जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो वास्तव में लीफ ट्रेस होते हैं, और ये प्राथमिक प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स या कॉर्टेक्स के बाद में अंदर की तरफ एंडोडर्मिस पाई जाती है। यहाँ आप आउटलाइन डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये यहाँ एंडोडर्मिस स्थित है, यानी कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस स्थित है। तो कॉर्टेक्स के
अंदर एक स्तरीय मोटी अस्पष्ट एंडोडर्मिस यहाँ पाई जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हो डायग्राम में एंडोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ आप डायग्राम में देखिए पेरिसाइकिल यहाँ उपस्थित है। तो पेरिसाइकिल 1 से 2 स्तर मोटा दृढ़ोत्की कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये प्राय एक निरंतर या कॉन्टिन्यूअस लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। यह रंभ को वलकुट से अलग करने का कार्य करता है, अर्थात रंभ को वलकुट से पृथक करता है। परिरंभ के अंदर की तरफ वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, ये पेरिसाइकिल वाला पार्ट है और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ जो सारा पार्ट है वो इसके वेस्कुलर बंडल स्थित है या वेस्कुलर सिस्टम है। ये देखिए यहाँ इसका ये वेस्कुलर सिस्टम स्थित है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर ये यहाँ तक का पूरा वेस्कुलर बंडल स्थित है या वेस्कुलर सिस्टम यहाँ स्थित है। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो परिरंभ और पित्त के मध्य स्थित होता है। यहाँ पित्त और परिरंभ के मध्य उपस्थित वेस्कुलर तंत्र द्वितीयक वृद्धि युक्त संवहन पुलों से निर्मित होता है। इस तंत्र में सबसे बाहर प्राथमिक फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन चूँकि लगातार द्वितीयक वृद्धि होने के कारण प्राथमिक फ्लोएम जो है वो कुचल दिया जाता है और छोटे छोटे चप्पों के रूप में यहाँ वो प्रेजेंट होता है। प्राथमिक फ्लोएम के अंदर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम होता है। उसके पश्चात एधा या कैम्बियम की एक रिंग पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हो प्राथमिक फ्लोएम वो कुचल ले जाने के कारण अपने को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सीधा यहाँ पे अपने को सेकेंडरी फ्लोएम दिख रहा है और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर की तरफ कैम्बियम यहाँ दिखाई दे रही है। कैम्बियम या एधा के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और सबसे भीतर की ओर प्राथमिक जाइलम स्थित होता है। द्वितीयक जाइलम में चौड़ी मृदुत की मज्जा रश्मियाँ स्पष्ट रूप से पाई जाती है। यहाँ द्वितीयक वृद्धि से पहले यदि हम बात करें, द्वितीयक वृद्धि से पहले जो प्राथमिक वेस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त समपार्श्विक अंत्य आदिदारुक और वृद्धि या ओपन प्रकार के होते हैं। सबसे अंदर की तरफ इसमें पित्त या मज्जा पाया जाता है। तो स्तंभ के केंद्रीय भाग में काफ़ी विस्तृत पित्त उपस्थित होता है। यह मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होता है। यहाँ पे जो आंतरिक संरचना हमने देखी उसमें जो रुचिकर या जो इंटरेस्ट का जो फीचर है, रुचिकर जो लक्षण है वो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रतिलोमी कॉर्टिकल बंडल्स यानी इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल्स यहाँ उपस्थित है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ये यहाँ पे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और जो आउटलाइन डायग्राम है उसमें भी देखो वेस्कुलर बंडल्स यहाँ प्रेजेंट है कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, जो प्रतिलोमित यानी इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का अर्थ यहाँ हो गया जाइलम जो है वो बाहर परिधि की ओर स्थित है, फ्लोएम जो है वो केंद्र की ओर स्थित है। थैंक यू।